अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने देखना है एंटिटी फ्रेमवर्क को। हम लोग डॉट नेट का कोर्स कर रहे हैं। डॉट नेट के कोर्स में हम लोग देख चुके हैं कंसोल एप्लीकेशंस के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने एडियो डॉट नेट देखा था कि कैसे डेटाबेसेस को कनेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद हम लोगों ने वेब में एमवीसी फ्रेमवर्क को देखा और हम मल्टीपल चीज़ें देख चुके हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में जो हम देखने जा रहे हैं वो है हमारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क। तो पहले देख लेते हैं कि एंटिटी फ्रेमवर्क होता है क्या, फिर इसके सिंटैक्स पे आते हैं और इसकी एग्जांपल्स करते हैं। तो जो एंटिटी फ्रेमवर्क है ये हमारे पास एक ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग फ्रेमवर्क है एडीओ डॉट नेट को यूज़ करने के लिए। अब एडीओ डॉट नेट क्या होता था? एडीओ डॉट नेट हमारे पास डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर यूज़ होता है डेटाबेसेस को कनेक्ट करने के लिए। इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी लेक्चर्स कर चुके हैं कि अगर हम लोगों ने डेटाबेस को कनेक्ट करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर, हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेस को यूटिलाइज करना है, हमने उसको डाटा एक्सेस करना है या हमने डाटा सेव कराना है या हमने कोई भी डेटाबेस का हम लोगों ने उसके ऊपर कोई भी डेटाबेस की प्रोसेसिंग करनी है, तो उसके लिए हम लोग डॉट नेट के अंदर एडियो डॉट नेट को यूज़ किया करते थे। अब एडियो डॉट नेट को यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम एडियो डॉट नेट के डायरेक्ट कमांड्स यूज़ करते थे, हम इसको डायरेक्ट इंटरेक्ट करते थे। लेकिन इसी का एक फ्रेमवर्क है हमारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क। एंटिटी फ्रेमवर्क में क्या होगा, उसके अंदर हमें काफ़ी चीज़ें खुद नहीं करनी पड़ेंगी, ऑटोमेटिकली पहले से हुई होंगी। हम जस्ट उस फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए अपना काम करेंगे। और ये फ्रेमवर्क बैक एंड पे एडियो डॉट नेट को ही यूज़ करेगा। यानी कि इस फ्रेमवर्क के थ्रू जो मैं डेटाबेस को रीड राइट या जो भी उससे इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, वो सारी इंस्ट्रक्शंस ये एडियो डॉट नेट के थ्रू ही करवा के देगा। लेकिन ये मुझे डायरेक्ट एडियो डॉट नेट के साथ इंटरेक्शन नहीं करनी पड़ेगी। मैं अपना काम इस फ्रेमवर्क को कहूँगा, फ्रेमवर्क मुझे वो चीज़ करवा के देगा। अब इस एंटिटी फ्रेमवर्क या कोई भी फ्रेमवर्क उसकी नीड क्या है? इसकी नीड बेसिकली वही है जो आपको पहले बताई है कि अगर हम एडियो डॉट नेट में डायरेक्ट काम करना चाहें तो हमें ईच एंड एवरीथिंग खुद लिखनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो हमें एडियो डॉट नेट वगैरह कोई भी चीज़ हमें क्यों चाहिए? जो हमारी एप्लीकेशन होती है इसके अंदर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें क्या करना है, हमने डेटाबेस को भेजनी है और डेटाबेस से हमने रिलेशनल ऑब्जेक्ट्स मंगवा के अपनी एप्लीकेशन के अंदर रखवाने हैं। तो इसके लिए हमारे पास कोई persistence फ्रेमवर्क चाहिए जो कि हमें ये काम करके दे। इसके लिए हमारे पास एडियो डॉट नेट मौजूद है। तो इसके लिए एक तो काम ये है कि हम अपना फ्रेमवर्क खुद बना लें। अपना फ्रेमवर्क खुद कैसे बना लें? प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ये काम किया भी था। इसमें ये होता है कि हम एडियो डॉट नेट की जो अपनी मेन क्लासेस हैं, फॉर एग्जांपल एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल रीडर, या हमारे पास और जो उसके जितनी भी कमांड्स हैं, हम उन कमांड्स को खुद से लिखें। हम खुद से मैन्युअली मैपिंग करें क्लासेस की टेबल्स के साथ, और मैन्युअली मैपिंग करने के बाद हम हर चीज़ मैन्युअली खुद करके स्क्रैच से सब कुछ खुद लिख के हमारे पास एक फ्रेमवर्क सा बन जाएगा। हम उस फ्रेमवर्क में अपनी इंट्रैक्शंस कर सकते हैं। तो लेकिन खुद का फ्रेमवर्क लिखना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। एक तो ये कि आप कोई जेनेरिक फ्रेमवर्क लिख लो एक ही दफ़ा और हर दफ़ा उसी फ्रेमवर्क को आप यूज़ कर लो। दूसरा ये होता है कि हम अपने कोड स्पेसिफिक अपनी एप्लीकेशन के मुताबिक कोड लिख लेते हैं जो कि सिर्फ उस एप्लीकेशन में तो काम कर जाता है, दूसरे एप्लीकेशन में नहीं करता। जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें जो हमने एडियो डॉट नेट के जितने भी कोड्स लिखे हैं वो हमने उस एप्लीकेशन के स्पेसिफिकली लिखे हैं जो उस एप्लीकेशन में तो काम करेंगे, अदर्स में नहीं करेंगे, हमें उसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। लेकिन आप जेनेरिक कोड भी लिख सकते हो जो कि आपके फ्रेमवर्क की शक्ल में आ जाएगा, जो कि आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। लेकिन खुद से स्क्रैच से ये फ्रेमवर्क लिखना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? हमें इन क्लासेस को खुद से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, हमें मैनुअल मैपिंग करनी पड़ेगी, हमें स्टोर प्रोसीजर्स यूज करने पड़ेंगे, हमें ये सारे काम करने पड़ते हैं, लिहाजा खुद से ये डिफिकल्ट काम है। इससे बेहतर क्या होता है कि हम क्या करें, हम कोई एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क यूज करें, जैसे कि हमारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क है। तो इस तरीके से हम एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज करते हैं। इसका बेनिफिट क्या हमें मिलेगा कि हमें अब स्टोर प्रोसीजर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें डेटाबेस कनेक्शन को खुद से मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडिडोट नेट में आपको कनेक्शन खोलना पड़ता था, कनेक्शन क्लोज करना पड़ता था और आप उसके भी में इंटरेक्शंस करते थे। लेकिन एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करते हो आपको क्या होगा, आपको डेटाबेस कनेक्शन मैनेज नहीं करना पड़ेगा, वो आपका फ्रेमवर्क आपको हैंडल करके दे रहा है। फिर हमें मैनुअल मैपिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, हमें अपनी क्लासेस को टेबल्स के साथ मैप नहीं करना पड़ता मैनुअली। ये काम भी हमें हमारा फ्रेमवर्क करके दे देगा। तो ये फ्रेमवर्क जिसने भी लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने लिखा है ओरिजिनली, तो उन्होंने हमारे फायदे के लिए लिखा है कि इसमें सारी चीजें ऑलरेडी हुई हैं।
तो हम क्या करेंगे कि हम जस्ट फ्रेमवर्क यूज करेंगे, फ्रेमवर्क हमें ये सारा काम हमारे लिए करके देगा। अब इसमें जो वर्कफ्लोज यूज होते हैं कि होता है कि डेटाबेस फर्स्ट है, कोड फर्स्ट है, मॉडल फर्स्ट है। इनमें क्या डिफरेंस है? डेटाबेस फर्स्ट में क्या होता है कि हम पहले डेटाबेस का डिजाइन बना लेते हैं, उसके बाद अपने डोमेन क्लासेस बनाते हैं। कोड फर्स्ट में क्या होता है कि हम पहले डोमेन की क्लासेस बना लेते हैं, उसके बाद डेटाबेस बना लेते हैं। और थर्ड अप्रोच है मॉडल फर्स्ट। मॉडल फर्स्ट में ये होता है कि हम एक यूएमएल डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम के थ्रू आपकी क्लासेस और डेटाबेस दोनों जनरेट हो जाती है। ये कैसे होती है ये भी हम देख लेते हैं। तो अब जो इसका एक बेस, हम कोई भी फ्लो यूज करें तो इसमें सिंटेक्स इसका सेम ही होता है कि आपने इंटरेक्शंस कैसे करनी है। तो हम आज मेनली देखेंगे कि हम इंटरेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो इस सिंटेक्स को मैं एग्जांपल के साथ एग्जीक्यूट करता हूँ। तो मैं एक कंसोल एप्लीकेशन बना लेता हूँ। पहले तो मैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को क्लोज कर लेता हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं पे एक नई एप्लीकेशन बना लेते हैं। मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ और प्रोजेक्ट बनाऊंगा कंसोल एप्लीकेशन विजुअल सी शार्प में, विंडोज कंसोल एप्लीकेशन। इस कंसोल एप्लीकेशन में मैंने क्या करना है, मैंने अपने ADO.NET का जो एंटिटी फ्रेमवर्क है इसे यूज करना है। तो इसे यूज करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, अच्छा पहले मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लूँ 125%। तो मैं ये करता हूँ कि मैं इसके सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आता हूँ और यहाँ पे अपनी इस एप्लीकेशन के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और ऐड में जाके न्यू आइटम, आई रिपीट, सोल्यूशन एक्सप्लोरर, आपकी एप्लीकेशन, ऐड और न्यू आइटम। न्यू आइटम में आके हम क्या करेंगे, हम डाटा में आएंगे और डाटा में आके हम ADO.NET डाटा मॉडल को क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप अपना नेम दे सकते हो। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल नेम दे देता हूँ डेमो। आप यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हो जो भी आप बनाना चाह रहे हो। तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो ये कि हमारे पास डेटाबेस पहले से एग्जिस्टिंग मौजूद है और दूसरा ये कि मैं एम्प्टी मॉडल पे काम करना चाहता हूँ, डेटाबेस पहले से मौजूद नहीं है। तो मैं एम्प्टी पे काम करता हूँ, मैं इसे फिनिश करता हूँ। तो ये मेरे पास एक इंस्टेंस बन गया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं अपना टेबल क्रिएट करूँगा। तो आप सिंपली क्या करोगे, जो भी आपने टेबल बनाना है, अभी आपको बताया था हमारे पास वर्क फ्लो के तीन तरीके हैं। तो मॉडल फर्स्ट में क्या होता है, मॉडल फर्स्ट में हम डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम से आपकी क्लास भी जनरेट हो जाएगी, आपका डेटाबेस भी जनरेट हो जाएगी। तो मैं सिंपली ये करूँगा, मैं यहाँ पे एक उसका एक मॉडल बनाऊंगा, उस मॉडल से मेरी क्लास और डेटाबेस दोनों ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करना है। अच्छा ये देखें, ये वो है जो हमारे पास अभी मॉडल ऐड हुआ है, ये डेमो के नाम से, मैंने डेमो के नाम से इसे ऐड किया है। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ऐड न्यू। ऐड न्यू में आपने एंटिटी, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ऐड न्यू। ऐड न्यू में आपने एंटिटी को क्लिक कर देना है। एंटिटी में आपने नेम दे देना है, जो भी आप नेम रखना चाहते हो अपने टेबल का। तो मैं टेबल का नेम रख लेता हूँ यूजर। मैं कोशिश करता हूँ मैं वही नेम रख लूँ जो कि मैंने यहाँ पे नेम रखा था। तो यूजर ही रख लेते हैं। तो यूजर नेम रख लेता हूँ मैं और इसे मैं ओके कर देता हूँ। ये मेरे पास एक क्रिएट हो गया। इसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक कॉलम है मेरे पास आईडी। तो मैं इसी एग्जांपल को लेके चलता हूँ कि यूज़र के अंदर आईडी, नेम और सेक्शन ये तीन बना लेते हैं। सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू स्केलर प्रॉपर्टी, इसके अंदर मैं एक नेम ऐड कर लेता हूँ। सिमिलरली फिर राइट क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू अगेन स्केलर प्रॉपर्टी, अब की बार मैं इसके अंदर एक सेक्शन ऐड कर लेता हूँ। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपने जनरेट डेटाबेस फ्रॉम मॉडल। जैसे कि आपको पहले बताया कि हम क्या करेंगे, हम मॉडल बना लेंगे और मॉडल से हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस और क्लासेस ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेंगे। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और मैं क्लिक कर देता हूँ जनरेट डेटाबेसिस फ्रॉम मॉडल। तो ये मेरे पास डेटाबेस का कनेक्शन मांगेगा। तो आप अपने डेटाबेस का कनेक्शन क्लिक कर सकते हो, जो भी आपने डेटाबेस का कनेक्शन रखना है। फिलहाल हम न्यू बनाएंगे क्योंकि मैंने न्यू पे काम किया है। तो न्यू कनेक्शन बना लेते हैं हम। न्यू सर्वर नेम पे आप करंट सर्वर के लिए डॉट भी लगा सकते हो। तो मैं इसका नेम रख लेता हूँ डेमो DB। ओके,
उतनी देर जब तक ये बन रहा है हम क्या करते हैं हम। अच्छा वो कह रहा है कि ये एग्जिस्ट नहीं करती तो आप बनाना चाहते हो, मैं कहता हूँ यस। ये जो मैंने डॉट लगाया, डॉट का मतलब होता है करंट मशीन, जिस मशीन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो इसका मतलब था कि करंट मशीन के ऊपर मैंने एक डेमो डीबी क्रिएट किया न्यू, और मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और इसे फिनिश कर देता हूँ, और अब हमने यहाँ से इसे एग्जीक्यूट भी करना है ताकि मेरे डेटाबेस में क्लासेस बन सकें। तो ये आपके सामने ये कोड आ जाएगा, आपने सिंपली यहाँ पे जाना है, यहाँ पे एग्जीक्यूट को क्लिक कर देना है, और ये आपके पास ये कनेक्टिविटी का मांगेगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे डॉट दिया था, मैं करंट मशीन के सर्वर पे काम कर रहा हूँ तो मैं डॉट दूंगा और कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। आपने जो भी सर्वर नेम दिया होगा आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे, आपका जो भी सर्वर नेम है। मैं क्योंकि करंट मशीन पे काम कर रहा था और मैंने करंट मशीन का पूरा नेम टाइप करने के लिए मैंने डॉट दे दिया। तो ये देखिए ये मेरे पास लिखा हुआ आ गया कंप्लीटेड सक्सेसफुल, इसका मतलब है मेरे पास उसकी डाटाबेस ऐड हो गई है। डाटाबेस देखने के लिए हम लोग सर्वर एक्सप्लोरर में जाके देख भी सकते हैं। तो ये मेरे पास सर्वर एक्सप्लोरर है, सर्वर एक्सप्लोरर में मैंने यहाँ पे ये डेमो डीबी ऐड की, डेमो डीबी में मेरे पास टेबल है, टेबल के अंदर ये यूजर का टेबल है, यूजर के टेबल में मैं क्या करता हूँ डमी डाटा ऐड कर लेता हूँ। डमी डाटा के लिए मैं क्या करता हूँ शो टेबल डाटा, शो टेबल डाटा में मैं जाता हूँ और इसके अंदर मैं जाके इसके अंदर डमी वैल्यूज ऐड कर लेता हूँ। अच्छा तो मेरे नेम का कन्फ्लिक्ट आ गया था मेरे पास, तो मैंने दोबारा डीबी क्रिएट की है, और मैंने अब की बार जो नेम रखा है, लास्ट टाइम डेमो रखा था, अब की बार मैंने मॉडल 1 नेम रख दिया है, और नेम उसके अंदर मैंने वही रखा है सेम अपना। और मैंने क्या किया है अब की बार, ये टेबल है मेरे पास यूजर्स का, तो यूजर्स के टेबल में मैंने क्या किया अब शो टेबल डाटा कर रहा हूँ। सिंपली मैंने दोबारा डीबी क्रिएट किया और दोबारा डीबी क्रिएट करके अब की बार मैंने डेमो के बजाय मॉडल 1 नेम रख दिया इसका। तो यहाँ पे हम डमी के तौर पे कुछ डाटा एंटर कर लेते हैं। तो मैं वकास सेक्शन कर लेता हूँ बी, और नेम लिख लेता हूँ जैन, सेक्शन कर लेता हूँ सी, नेम लिख लेता हूँ असद, सेक्शन कर लेता हूँ ए, नेम लिख लेता हूँ डमी, और सेक्शन कर लेता हूँ जी। ये मैंने कुछ डाटा लिख लिया, और डाटा लिखने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ अपने कोड में। तो अब हमने डाटा तो लिख लिया है, अब आते हैं हम अपने मेन सिंटैक्स पे। तो अब आपने काम कैसे करना है कि आपने काम इस तरीके से करना है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका सारा डाटा गेट करते हैं। डाटा गेट करने के लिए जैसे हम सबसे पहले किसका इंस्टेंस बनाएंगे, इंस्टेंस कैसे बनाएंगे आप देखो आपने यहाँ पे किस नेम से बनाया है। तो हम इसका कंटेनर कॉल करेंगे, तो मैं लिखूंगा मॉडल 1, ये कंटेनर आ गया ठीक है। और कुछ भी नेम दे सकते हो, मैं एमसी नेम दे रहा हूँ न्यू मॉडल कंटेनर। तो ये मैंने कंटेनर बना लिया। अब इस कंटेनर की बेस में अपनी सारी की सारी इंटरेक्शन करूंगा। अब जितनी भी हमने इंटरेक्शन करनी है वो सारी की सारी हम इसी कंटेनर के थ्रू करेंगे। इस कंटेनर के अंदर हमारे पास डाटा होगा हमारे सारे का सारा। तो इंटरेक्शन के लिए हम लोग ये करते हैं कि सबसे पहले हम इसके कंटेनर के टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एमसी। अब इस एमसी के अंदर हमारे पास हमारे टेबल मौजूद होंगे, जैसे कि हम मैंने यहाँ पे यूजर्स mc डॉट यूजर। तो mc डॉट यूजर से मेरे पास क्या होगा, मेरे पास मेरे उस यूजर का टेबल यहाँ पे इस तरीके से मौजूद होगा। तो इसका सिंटेक्स देखते हैं हम लोग। सिंटेक्स है हमारे पास कि हम सबसे पहले इसका कंटेनर बनाते हैं, और इसको हम आइटरेट करके इसके सारे के सारे एलिमेंट हम लोग गेट कर लेते हैं। तो इस इंस्टेंस बनाने के बाद मैंने क्या किया, ये इंस्टेंस जो भी है मेरे पास mc डॉट यूजर्स, यूजर्स क्या करेगा इसके यूजर्स टेबल को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने फॉर ईच लूप लगाई और मैं आइटरेट कर रहा हूँ, और मेरे पास यूजर्स में नेम और सेक्शन और आईडी मौजूद है। तो मैंने सिंपली क्या किया, नेम और सेक्शन प्रिंट किया और साथ एक डिवाइड करने के लिए एक लाइन भी प्रिंट कर दी मैंने।
तो इसके बाद इसे चला के देखते हैं। तो मेरे पास मैंने तीन यूजर्स एंटर किए थे, वकास, जैन और असद। मेरे पास वो तीनों प्रिंट होने चाहिए। तो ये वकास, इसका सेक्शन बी था, जैन सेक्शन सी था, असद सेक्शन ए था। तो मेरे पास एक और एंटिटी भी थी इसके साथ आईडी की, तो मैं उसे भी साथ प्रिंट कर सकता हूँ। तो आई डॉट आईडी, तो मेरे साथ इनकी आईडीज भी प्रिंट हो जाएंगी। 1 2 3 इनकी आईडीज थी, 8 9 10 जो भी वहाँ पे टेबल में आईडीज थे वो मेरे पास यहाँ पे आईडीज भी प्रिंट होगी। इस तरीके से मैं सारे की सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ। तो एंटिटी फ्रेमवर्क का सिंटेक्स क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी मॉडल हमने बनाया हम उसके कंटेनर का इंस्टेंस बना लेते हैं, और उस इंस्टेंस के अंदर हम जो टेबल है हमारा, उस टेबल के नेम के साथ हम सारे का सारा डाटा एक्सेस कर सकते हैं। ये तो मैंने सारे का सारा डाटा एक्सेस कर लिया ना, तो हम पर्टिकुलर डाटा भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग पहले क्यूरीज दिया करते थे, लैम्डा एक्सप्रेशन लगाया करते थे और उसमें से पर्टिकुलर डाटा गेट किया करते थे, हम बिल्कुल वैसे डाटा भी गेट कर सकते हैं इसके अंदर। उसे बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसमें किस तरीके से हम एक नई रो ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले नई रो ऐड करने का तरीका देखते हैं। तो नई रो ऐड करने के लिए एक दफ़ा फिर मैं इसे चला के दिखा दूँ। मेरे पास इस वक्त इसके अंदर सिर्फ 3 एंट्रीज हैं, वकास, जैन और असद। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक नई एंट्री करते हैं अली की। तो मैं इसके अंदर एक नई एंट्री करने लगा हूँ अली की। तो अली की एंट्री के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर यूजर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा। तो यूजर के अंदर मैं न्यू ओबीजे कुछ भी नाम दे सकता हूँ। मैं एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू यूजर। मैंने यूजर टाइप का एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी वैल्यू सेव करवाऊंगा जो मैं रखना चाहता हूँ। तो न्यू ऑब्जेक्ट डॉट नेम सेव कर देते हैं अली, और न्यू ऑब्जेक्ट डॉट सेक्शन इसका रख देते हैं हम लेट्स सपोज न्यू न्यू सेक्शन इसका। और ये तो हो गया हमारे पास एक ऑब्जेक्ट लोकली मेरे पास यहाँ पे बन गया। अब हमने इसे क्या करना है, अपने डेटाबेस में रखवाना है। तो डेटाबेस के लिए मैप क्लास के ऊपर हमें रखवाना पड़ेगा। तो वो हमारे पास जो इंस्टेंस है वो एमसी के अंदर है, एमसी डॉट यूजर्स डॉट ऐड, और ऐड के अंदर मैं इंस्टेंस पास कर दूंगा जो भी ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है। तो इसके बाद आपको एक चीज़ और, जैसे बिल्कुल ये वो आपके पास लिंक टू एसक्यूएल वाला ही सिंटेक्स है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने सेव चेंजेस करनी है। तो सेव चेंजेस से क्या होगा, ये जो मैंने इसे चेंजेस दिए हैं कि ये ऐड करने हैं, ये उस ऐड को अपने पास सेव कर लेगा। तो जब मैं इसे स्टार्ट करूँगा, पहले 3 यूजर्स थे, वकास, जैन और असद। अब एक नया यूजर अली भी मेरे पास आ जाएगा। ये अली मेरे पास आ गया जिसका सेक्शन है न्यू। तो इस तरीके से हम यहाँ पे नई नई रो ऐड कर सकते हैं। तो नई रो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी क्लास है हम उस क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उस ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, जो भी हमने पैरामीटर सेव करने हैं वो पैरामीटर सेव करेंगे, बेसिकली जो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम अपना जो कंटेनर था डॉट हम टेबल डॉट ऐड, और उसके अंदर हम वो ऑब्जेक्ट पास कर देंगे जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है। और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, सेव चेंजेस कर देंगे, और हमारा वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो ये तो मैंने अली की एंट्री कर ली। अब इसी तरीके से मैं एक मजीद एंट्री कर लेता हूँ अहमद की, और अहमद को भी न्यू सेक्शन में मैं ऐड कर देता हूँ। तो अब मेरे पास जैन, वकास, असद, अली और अहमद 5 यूज़र मेरे पास हो गए। तो इस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के अलावा हम और क्या क्या कर सकते हैं, हम एंट्री करने के अलावा हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकाल भी सकते हैं। अब पर्टिकुलर वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, हम लोग वही अपना ट्रेडिशनल तरीका यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉम वेयर सेलेक्ट वाला, या फिर हम लोग अपना लैम्डा एक्सप्रेशन भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें से वकास यूज़र का डाटा निकालता हूँ। तो वकास यूज़र का डाटा निकालने के लिए मैं 2 तरीके यूज़ कर सकता हूँ। एक तरीका ये है कि मैं यूज़ करूँ अपने पास ये ट्रेडिशनल अपना फ्रॉम सेलेक्ट वाला मेथड। तो मैं एक वेरिएबल सिलेक्शन बना लेता हूँ। वेरिएबल सिलेक्शन इज इक्वल टू, सबसे पहले आता है फ्रॉम, हमने यहाँ पे अपना डाटा सोर्स स्पेसिफाई करना होता है। फॉर एग्जांपल फ्रॉम एक्स इन एमसी डॉट यूज़र। एमसी डॉट यूज़र किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एमसी डॉट यूज़र सारे के सारे रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर हम लिखेंगे वेयर, वेयर के बाद एक्स डॉट नेम डॉट, मैं नेम के थ्रू करना चाहता हूँ, इक्वल्स
वकास। तो ये क्या करेगा, अभी जिसका भी नेम वकास है उन सबको निकाल लेगा। फिलहाल एक ही वकास है, एक ही निकालेगा, लेकिन जितने भी वकास है उन सबको निकाल लेगा। सिलेक्ट एक्स। एक्स क्या करेगा, पूरे की पूरी रो सेलेक्ट कर लेगा। अगर एक्स डॉट नेम करता खाली नेम कर लेता, एक्स डॉट सेक्शन करता या एक्स डॉट आईडी करता, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को करता। ये सिलेक्शन में मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं। मैं मल्टीपल वैल्यूज नहीं प्रिंट करना चाहता, मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ फर्स्ट गेट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यूजर एस टाइप, एस नाम रख लेता हूँ, इज इक्वल टू सिलेक्शन डॉट फर्स्ट। फर्स्ट क्या करेगा, जितनी भी मेरे पास सिलेक्शंस आई हुई हैं उसमें से सिर्फ फर्स्ट रो मुझे रिटर्न कर देगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब इसे प्रिंट कर लेता हूँ। तो मैं अब इसे प्रिंट करता हूँ यहाँ पे। तो एस डॉट आई डी, एस डॉट नेम और एस डॉट सेक्शन, इनमें मैं प्रिंट कर लेता हूँ और ये फॉर ईच लूप में हटा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली क्यूरी थी, क्यूरी के थ्रू मैंने हर वो रो जिसमें नेम वकास है उसे गेट किया और उसमें से फिर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो ली और उस फर्स्ट रो के मैंने तीनों पैरामीटर्स यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। तो ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ वकास, उस रो को मेरे पास उसकी आईडी 8 है, उसका नेम वकास है और उसका सेक्शन बी है। सिमिलरली मैं यहाँ पे जैन गेट करता हूँ, जैन, तो मैं नेम से गेट कर रहा हूँ ना, हम इसे आईडी सेक्शन इस तरह की चीज़ों से भी गेट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सेक्शन इक्वल कर दूँ, सेक्शन डॉट इक्वल्स और न्यू कर दूँ, न्यू सेक्शन में हमारे पास दो थे, अली भी और अहमद भी, क्योंकि यहाँ पे मैंने फर्स्ट लगाया है, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे अली रिटर्न करेगा, अली दिखाएगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अली दिखाया। तो इस तरीके से एक तरीका तो ये है कि मैं ये यूज करूँ, लेकिन दूसरा तरीका मेरे पास ये है, मैं लैम्डा एक्सप्रेशन भी लगा सकता हूँ। लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे लगाऊंगा, लैम्डा एक्सप्रेशन लगाने के लिए हम लोग करेंगे, ये मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है मेरा, कंटेनर डॉट टेबल डॉट, अब मैं फर्स्ट गेट करना चाह रहा हूँ, फर्स्ट इसके अंदर लैम्डा एक्सप्रेशन आ जाएगा, लेट्स सपोज एक्स, और मैंने किससे गेट करना है, एक्स डॉट नेम क्या होना चाहिए, इक्वल्स होना चाहिए वकास के। तो ये क्या करेगा, ये मेरे पास इक्वल की स्पेलिंग गलत हो गई, ये मेरे पास वकास को गेट करेगा और रिटर्न कर देगा। तो ये वही काम करेगा। तो इसने क्या किया, वही काम किया। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर डाटा गेट भी कर सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से सारे का सारा डाटा हम गेट कर सकते हैं, कंटेनर डॉट टेबल, किस तरीके से हम कोई नया रो ऐड कर सकते हैं, नया ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से हम कोई पर्टिकुलर रोज निकाल सकते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन भी लगा सकते हैं और हम अपनी क्यूरी भी दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एक पर्टिकुलर वैल्यू को एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वकास है और वकास का सेक्शन है मेरे पास इस वक्त सेक्शन बी। मैं इसको सेक्शन बी से चेंज करके सेक्शन जी करना चाहता हूँ। एक तो पहले मैं करता हूँ कि यहाँ पे ना जो है मेरे पास, मैं यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट प्रिंट कर देता हूँ दोबारा, फॉर ईच var in mc डॉट यूजर्स, और मैं अपने ये एलिमेंट्स इसके अंदर प्रिंट कर लेता हूँ सारे के सारे। आइट्रेशन मेरी आई के लिए चल रही है और एक लाइन भी कर लेते हैं सेपरेटर के तौर पे। अच्छा, तो ये सिंपली कुछ भी नहीं किया, बस एक वैल्यू निकाली, लेकिन प्रिंट मैंने सारे की हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा दिखा दूँ, वैल्यू तो मैंने गेट कर ली, लेकिन प्रिंट मैं क्या कर रहा हूँ, सारे कर रहे हैं। तो इसके अंदर वो वकास भी प्रिंट हुआ और बाकी सारी चीज़ें भी प्रिंट हुई। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने वकास यहाँ पे गेट किया है एस के अंदर, अब मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ। तो एस डॉट, पहले मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ कि वकास का सेक्शन है बी। अब मैं उस बी को क्या करूँगा, उस बी को मैं चेंज करके जी कर देता हूँ। तो मैं करता हूँ एस डॉट सेक्शन इज इक्वल टू जी।
तो ये तो लोकली ऑब्जेक्ट में तो चेंज हो गया, लेकिन अब हमने क्या करना है, हमने सेव चेंजेस भी करनी है। तो mc डॉट सेव चेंजेस, ऐसा करने से क्या होगा, मेरे डेटाबेस में चेंजेस हो जाएंगी, और जब जब मैं ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट करूंगा, अब मेरे पास बी की बजाय जी आएगा वकास में। तो ये वकास का सेक्शन क्या हो गया, जी हो गया। अब मैं जैन का सेक्शन भी जी कर देता हूँ और असद का सेक्शन भी जी कर देता हूँ। तो मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे जैन जी, और मैं इसे रन करता हूँ, तो ये मेरे पास जैन का सेक्शन भी जी हो गया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं असद का सेक्शन भी जी कर देता हूँ। तो ऐसा करने से मेरे पास असद का सेक्शन भी जी हो गया। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकाल के उसकी वैल्यूज चेंज करके हम अपने डेटाबेस में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिलीट करने का भी मेथड से मिलता जुलता ही है कि आप क्या करो, आप पर्टिकुलर सिलेक्शन करो और उस सिलेक्शन को आप कंटेनर डॉट टेबल डॉट रिमूव के अंदर पास करके सेव चेंजेस कर दो। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं इस असद को डिलीट कर देता हूँ। तो असद को डिलीट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने असद को गेट किया। असद को गेट करने के बाद मैं करता हूँ, अच्छा पहले आपको एक दफ़ा इसे चला के दिखा दूँ। तो अभी मेरे पास इसके अंदर असद मौजूद है, ये आईडी 10 पे। मैं क्या करता हूँ, मैं असद को डिलीट करता हूँ। तो असद को डिलीट करने के लिए सबसे पहले कंटेनर का नेम है mc डॉट टेबल, टेबल का नेम है यूजर्स डॉट रिमूव। रिमूव में मैं अपना ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा जिसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ, और ये मैंने s को गेट किया हुआ है। तो मैं s पास करूंगा, तो इससे क्या होगा, मेरा s डिलीट हो जाएगा और सेव चेंजेस आपने करनी ही करनी है। तो अब मेरे पास असद डिलीट हो चुका होगा और ये मेरे पास असद नहीं आया। 8 वकास, 9 जैन, और उसके बाद 10 असद डिलीट हो गया, 11 अली और 12 अहमद आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एलिमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगर इसका एक रिवीजन कर लें, तो हमने देखा कि एंटिटी फ्रेमवर्क होता क्या है। एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ होता है ADA.NET को इंटरेक्शंस के लिए। हम ADA.NET में डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसकी कमांड यूज़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसकी क्लासेस यूज़ नहीं करेंगे, हम सेशंस को मैनेज नहीं करेंगे, हम स्टोर प्रोसीजर यूज़ नहीं करेंगे, हम मैनुअल मैपिंग नहीं करेंगे। ये सारे के सारे काम हमें हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क करके देगा। ये हमारे लिए कनेक्शंस को मैनेज करेगा, हमारे लिए मैपिंग करेगा। और इसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम एक क्लास और डेटाबेस को बना सकते हैं। फिर इसके बाद हमने इसका बेसिक सा सिंटैक्स देखा कि किस तरीके से हम किसी टेबल के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए कंटेनर डॉट टेबल का नेम और उसके ऊपर आप लूप लगा के सबको गेट कर सकते हो। फिर हमने देखा कि किस तरीके से एक नई एंट्री की जा सकती है। हम उस क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और कंटेनर डॉट टेबल डॉट ऐड के अंदर उसे ऐड करके कंटेनर डॉट सेव चेंजेस। फिर हमने देखा किस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर रो को एडिट या डिलीट किया जा सकता है। एडिट करने के लिए हम उस रो को गेट करेंगे, गेट करने के बाद हम क्या करेंगे, अभी उसमें चेंजिंग करने के बाद कंटेनर डॉट सेव चेंजेस। सिमिलरली जब हमने किसी पर्टिकुलर रो को डिलीट करना होगा, हम उस रो को गेट करेंगे, रो गेट करने के बाद कंटेनर डॉट टेबल डॉट रिमूव, उसके अंदर हम उस एलिमेंट को पास करेंगे और उसके बाद हम कंटेनर डॉट सेव चेंजेस। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को गेट करने के लिए, किसी पर्टिकुलर रो को गेट करने का वही तरीका था। इसके लिए हम अपने सेलेक्ट क्यूरीज लगा सकते हैं, या हम अपने लैम्बडा एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, जो कि अभी तक हम यूज करते आ रहे थे। ये एक छोटा सा लेक्चर था, बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि हमारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क क्या होता है और इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो होप्स हो कि आपको ये समझ आ गई होगी, इसके बारे में आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। बड़ा सिंपल सा था, मैंने कोशिश की है कि आपको सिंपल करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। लेकिन अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन रह गया होगा, तो आप अपने सवाल पूछ सकते हो कमेंट करके, या आप ईमेल वगैरह करके, या आप अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।